हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? टेक्निकल टीम आवाज़ चेक कीजिएगा। आवाज़ आ रही? सुन पा रहे हैं आप हमें स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? वॉइस क्लियर है? टेक्निकल टीम वॉइस चेक कीजिएगा। वॉइस ठीक है? प्रॉपर विजिबिलिटी है? वीडियो दिख रहा सही से? वीडियो दिख रहा है सही से आपको? ठीक है, प्रॉपर सब चीज़ें क्लियर है ना? वॉइस क्लियर आ रही मेरी? एक बार कमेंट करके बताइएगा वॉइस ठीक आ रही? ओके ठीक है, सभी लोग जुड़ो, सभी तक शेयर करो और लोगों को भी भेजो, सभी को फटाफट जोड़ो, क्योंकि आज जो अपनी सीरीज चल रही स्टडी चैंपियन की ऑनलाइन सीरीज जो कारगिल बैच जो चल रहा है, नहीं सुन पा रहे मेरे को आप? कोई समस्या आ रही क्या सुनने में? सर एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा टेक्निकल टीम। ठीक है, सभी लोगों तक भेजा फटाफट, 1-2 मिनट का और समय है, जल्दी करो, सभी लोगों तक पहुंचाओ, उनको भी जोड़ो, क्योंकि सपना है राष्ट्र निर्माण का। सब मिलकर आए, सब मिलकर बढ़े और सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सभी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मनोज यादव जी बिल्कुल ठीक है, रुचि चौहान जी बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल साफ है। ठीक है, आप शेयर करो फटाफट। ओके ठीक है, जैसा कि आपको पूर्व में बता ही चुके हैं हम लोग कि एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये जो स्टडी चैंपियन परिवार हैं, ये पूरे राष्ट्र के युवाओं के लिए एक सीरीज चालू कर रहा है। मतलब सभी को प्रॉपर क्लासें दे रहा है, हर चीज़, जो कि हम लोग आज से पूरी टीम आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो कि हमारी क्लास थी अभी 11:51 का कुछ समय था, तो कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से डिले होगी क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, पहला तो सर ये है, सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शिक्षा को शिक्षा की तरह ग्रहण कीजिए। ठीक है ना? हम लोग आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, आपकी तैयारी करवा सकते हैं, आपको जो रिसोर्सेस जैसे PDF फॉर्म में नोट्स देंगे, आपको वीडियो लेक्चर प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर क्लासें मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है आपकी वो भी चलाई जा रही, कल से टेस्ट सीरीज भी ओपन हो जाएगी आप लोगों के लिए, टेस्ट भी चलेंगे कल से। आप लोगों को हर वो चीज़ मिलेगी जो हमने आपसे पूर्व में वादा किया है कि हर चीज़ आपको, अब किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और हमने आपको पहले ही बता दिया, कुछ लोग युवा हैं जिन्हें अभी फिजिकल के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए फिजिकल की तैयारी भी हम निःशुल्क रूप से यहाँ पर आपको प्रॉपर आर्मी के जो मेंबर हैं, आर्मी के जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो आर्मी के ट्रेनर हैं, उनके द्वारा खुद दिलवाएंगे हम। ये हम लोगों ने आपसे पहले भी वादा किया था और आज फिर मैं पहली बार इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी के सामने आया। उसका कारण यही है कि जो चीज़ें हमने पूर्व में आपसे कही वो प्रॉपर पूरी तरह से हम देने के लिए तैयार हैं। अब आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। क्या? सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो रास्ता आपको खुद बनाना है, हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके लिए पुरजोर मेहनत करेंगे। तो आइए आज का जो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टडी चैंपियन परिवार की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इसके साथ जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। जो कारगिल जो अपनी जो बैच चल रही है, उसका जो GS का सेगमेंट है, उसमें अपना आज का जो मेन सब्जेक्ट रहेगा भूगोल रहेगा। मैं आपको भूगोल के बारे में बताऊंगा, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आज तक भूगोल में क्या क्या चीज़ें आई, किस तरह के क्वेश्चन भूगोल में बनते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। और कितना लेवल आपको टच करना है, अग्निवीर के अलावा कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जो आप दो, आपको इसके अलावा कहीं किसी प्लेटफॉर्म साझा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम रूबरू कराते हैं आपको। जैसे कि विदित है, मेरा नाम वीरम पंवार है और मैं इस परिवार का एक मेंबर हूं, जैसे कि आप भी आज से इस परिवार के एक मेंबर हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अपना जो सब्जेक्ट है भूगोल है। भूगोल की जो आज से क्लासें लाइव होने की थी 11-15 से, पर कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लासें थोड़ी आज लेट हुई। टेक्निकल टीम अब कल से प्रॉपर टाइम पर आपको क्लासें देगी।
ठीक है। हम भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने एनालिसिस किया है सब्जेक्ट का। पिछले जो कुछ सालों से जो ट्रेंड चला रहा आर्मी का है, CISF का है, RPF का है, इनमें भूगोल सब्जेक्ट अकेले से 50%, यानी जो GS का सेगमेंट होता है ना, उसका 50% अकेले भूगोल से आ रहा है। ठीक है। उन एक चीज अकेले सिर्फ ज्योग्राफी में 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, पर उसमें से अकेले GS का इतना बड़ा वेटेज है, और उसमें से भी 80 से 90% जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो किसके आ रहे हैं? वो क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के, और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके? वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडियन ज्योग्राफी ऐसे नहीं, रटने का काम नहीं है दोस्त। आज आप रट लोगे, कल आप पक्का डेफिनेटली बोलोगे, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि रटी हुई चीज कभी काम नहीं आती। ठीक है। अगर आप चीजें रट रहे हो ना, बार बार पलटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कहावत है, रोटी जली क्यों, जो पत्ती है वो सड़ी क्यों। जो आपने पढ़ी चीजें वो कैसे भूले? रोटी जली क्यों, पत्ती सड़ी क्यों, पड़ी हुई चीजें क्यों भूली? सब चीजों का एकमात्र एक ही कारण है, क्योंकि इनको समय पे पलटा नहीं गया। अगर समय समय पे इन चीजों को पलटते जाते ना, तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीजों की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिवीजन भी जरूरत ना पड़े, है ना। इस तरह से मैं आपको पूरा मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी का एक एक सेगमेंट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और आज का जो अपना टॉपिक है डिस्कस करते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय से तात्पर्य ये है बच्चों, ये समझो, बेसिक से बताऊं। परिचय, आप कहीं जाते हो तो पहले अपने बारे में बताते हो ना, जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम बीरम पंवार है। जैसे कि आप आपके माता पिता का नाम बताते हो, आपकी बेसिकली शिक्षा क्या है वो बताते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सेम टू सेम यही नींव है किसी सब्जेक्ट की, उसका परिचय क्या होता है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीज़ आती है इसमें। तो अपन पढ़ेंगे इसमें भारत का सामान्य परिचय में भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है, कौन कौन सी रेखाएं भारत से गुजर रही है। ठीक है। भारत की जलवायु क्या है, भारत में किस किस प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में, भारत की मुख्य जो आप जानते हो कृषि है, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों पे एक मोटा मोटा सा ये चीज़ें आप कहाँ पढ़ोगे? भारत परिचय में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका भारत का भूभाग। नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूभाग। भूभाग से तात्पर्य है किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भारत का क्षेत्र विशेष की, जैसे कि पठार, मैदान, पहाड़, पर्वत, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, ये चीज़ें आप कहाँ डिस्कस करोगे? ये चीज़ें डिस्कस करोगे आप भारत का भूभाग। और आपको मैं वादा करता हूँ आज आपके सामने, इसके बाद आपको कहीं किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म साझा करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं दूसरे शहर जाने की जरूरत पड़ेगी। चीज़ें उस हिसाब से कराएंगे बेसिक से कि आपकी उंगलियों पे नाचे फिजिक्स। ठीक है। आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता है और मैंने पढ़ी, हर चीज़ आप टच करोगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अफवाह तंत्र व झीलें। अफवाह किसे बोलते हैं? एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहना। ठीक है। अफवाह किसी चीज़ का प्रवाह, इसे बोलते हैं अफवाह। यानी कि अफवाह किसका होगा? नदियों का। तालाब तो बहते नहीं है ना। तो आप अफवाह तंत्र और जिले में क्या क्या पढ़ोगे? नदी अफवाह तंत्र। ठीक है। जैसे कि गंगा का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र, दामोदर नदी का अफवाह तंत्र, यमुना का अफवाह तंत्र, नर्मदा का अफवाह तंत्र। ये चीज़ें कहाँ देखेंगे आप? यहाँ देखेंगे। इनकी क्या विशेषता है, किस किस क्षेत्र में बहती है, इनका कितना कैचमेंट एरिया है, कितने एरिया को ये कवर कर रही है, ये सब चीज़ें कहाँ देखोगे आप? यहाँ देखोगे आप जब भी पढ़ोगे ना अफवाह तंत्र। और झीलें, कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ हैं, किस झील की क्या विशेषता है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि क्वेश्चन है बेसिक ही आते हैं। कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी किस राज्य की बड़ी झील है, ये सभी चीज़ें पे बात करेंगे अपन बारीकी से एक एक पे। कहाँ चल के? यहाँ पर इस जगह झील है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना भारत की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ मुख्य रूप से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं,
मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अग्निवीर, आप किसी भी स्टेट की एसएससी उठा लो, किसी भी स्टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीसीएस के उठा लो, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। भारत के अधिकांश जो क्षेत्र है ना वो कृषि संलग्न है, अधिकांश लोग कृषि में संलग्न है। भारत कृषि प्रधान देश है, आपको भी पता है, और आत्मनिर्भर भी है। अच्छी बात तो ये है तो सही, पर आत्मनिर्भर भी है, बड़ी बात है, अपने लिए गर्व की बात है, ठीक है, अपना भारत महान है। उनमें जो मिट्टियां हैं, मिट्टियां ही तो कृषि की मेन विशेषता होती है ना। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी की क्या विशेषता है, कौन सी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है, कौन सी मिट्टी में क्या चीज़ उपजाऊ की जाती है, कौन सी फसल कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी है, ये सभी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पढ़ोगे आप भारत की मिट्टी में। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, जो ICAR होता है ना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1929, हेडक्वार्टर दिल्ली, उसने मिट्टियों की क्या परिभाषा बताई, उसके अनुसार मिट्टी की क्या विशेषता होनी चाहिए। अगर कहीं पर अम्लीय मिट्टी है तो उनको सामान्य मिट्टी बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग करेंगे, कहीं पर क्षारीय मिट्टी है उनको अब नॉर्मल सामान्य मिट्टी बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, किन केमिकल का, ये सभी चीज़ों का मापदंड है। आपने देखा होगा किसी क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होती है उन्हीं चीज़ की, मान लो कि आपने कहीं पर चावल का उपज किया, चावल बोई, किसी क्षेत्र विशेष में उसका जो क्वांटिटी है ना उपजाऊ होने की वो ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है। ये सभी चीज़ें तो इसके क्या कारण है, इन पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अपना प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है वन, जिसकी बात करेंगे जंगल, कहीं पर पतझड़ वन है, कहीं पर सदाबहार वन है, कहीं पर कटीले वन है, कहीं पर शुष्क मरुस्थलीय वन है, इनकी क्या विशेषताएं होगी। और ये कहीं पर पतझड़ वन है तो पतझड़ वहाँ सदाबहार वन क्यों नहीं पाए जाते हैं, और कहीं सदाबहार वन है तो वहाँ कटीले वन क्यों नहीं पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जलवायु का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्या उपयोग है, सबसे अधिक उपजाऊ कौन से वाले जो वनस्पति अपने लिए काम की है, इन सभी चीज़ों पर इनका क्या महत्व है, आर्थिक क्या महत्व है, इनका सामाजिक क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे वनस्पति पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वन्यजीव। वन्यजीव से तात्पर्य आपको पता है, अभी हाईलाइट में नामीबिया से इन अफ्रीका महाद्वीप से भारत के मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में कुन्नो अभ्यारण्य है। कुन्नो पालपुर जिस अभ्यारण्य का नाम है, कुन्नो इसलिए बोलते हैं कि उसमें कुन्नो नदी निकल रही, ठीक है, शिवपुरी में है। करेरा अभ्यारण्य को, उसमें करेरा जो अभ्यारण्य था पहले उसको उसमें शामिल कर दिया गया, घाटी गांव को, करेरा का कुछ क्षेत्र आता है उसमें। ये कहाँ पर है आपका, शिवपुरी में। कुन्नो पालनपुर अभ्यारण्य, नाम याद रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समय बताऊंगा। जो कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य है ना, उसमें भी नामीबिया यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाए गए हैं। कब, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के दिन। नरेंद्र मोदी जी भी एक शेर है ना, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो मोदी जी के जन्मदिन के दिन लाए गए। कब था मोदी जी का जन्मदिन, 17 सितंबर। भव्य स्वागत हुआ। भाई चीता खुद कंफ्यूज है, ठीक है, कहाँ आ गया, ये कहाँ हो रहा भाई, उसे खुद समझ नहीं आ रहा, खुद कंफ्यूजन में है चीता। मतलब ये कह सकते हैं चीता भैया युवा नेता जिंदाबाद, इतना भव्य स्वागत हुआ। क्यों, क्योंकि आपको पता है कुन्नो पालनपुर अभ्यारण्य क्यों चुना, उसके पीछे भी कारण है दोस्त। ऐसा पाया गया रिसर्च के बाद में, जो भी अध्ययन किया भूग वैज्ञानिकों ने उसके बाद, कि यहाँ पहले कुछ सालों पहले यहाँ पर ये प्रजाति थी पर अभी विलुप्त होगी। मतलब ये प्रजाति यहाँ सर्वाइव कर सकती है, किसी किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रजातियाँ सर्वाइव कर पाती है। कहीं कहीं क्या है कि उनके लिए जो एटमॉस्फेयर है ना वो सूटेबल नहीं होता है। पर ऐसा पाया गया कि हाँ ये कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य, इसका आसपास का जो क्षेत्र था ना पूर्व में, यहाँ पर चीते पाए जाते थे, ठीक है। चीता सबसे फुर्तीला जानवर है जिसकी बहुत स्पीड होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लाया गया है। उसकी बात हम बात करेंगे कौन कौन सा अभ्यारण्य है, जैसे कि अब बात करेंगे कानाकिसली मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है, उसके बाद में रणथंभौर राजस्थान में एक अभ्यारण्य है, सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल है, उसके बाद में जिम कार्बेट उत्तराखंड का जो पहला नेशनल पार्क है जो 1935 में स्टेब्लिश किया गया था, जिसका पहला नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, वो अभी फिर वापस से बदलने का चल रहा है, ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे ना, एक एक चीज़ पे बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर सर्वाधिक अभ्यारण्य है, कौन से अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, ठीक है, अभ्यारण्य किसे बोलते हैं, ठीक है, सेंचुरी किसे बोलते हैं, इन चीज़ों पे ये कहाँ पर बात करेंगे अपन, यहाँ पर इस जगह बात होगी जब जैसे बात करोगे ना वन्यजीव। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन। पहले मैं बता चुका हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर विविध प्रकार की कृषि की जाती है। कौन कौन सी कृषि किस किस क्षेत्र में की जाती है,
कौन सी कृषि की क्या विशेषता है, ठीक है, कौन सी कृषि क्षेत्र में भारत अग्रणी है, ठीक है, भारत किन किन कृषि सामग्रियों को बाहर बेचता है, कौन कौन सी चीज़ें आज भी भारत बाहर से वो कर रहा, मंगवा रहा है। फिर आपको बता दूं, कृषि क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है, खाद्यान्न में भी भारत आत्मनिर्भर है, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि, याद रखना, ठीक है। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। पशुपालन, कौन कौन सी नस्ल के यहाँ पशुएं पाए जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पशुपालन की। पशुपालन में अभी जो आपको पता लंपी वायरस काफ़ी हाईलाइट है, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसका क्या कारण है, एक किन किन जानवरों में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, सब यहाँ चीज़ें समझ लेंगे। बायो की कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला पता है आपको। और एक एक चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं कि बोल दूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको मैप के थ्रू 3D में समझाऊंगा। अगर आपको जो लगे ना कि इंटरेस्टिंग बना तो, और 3D में समझाऊंगा आपको कहाँ कौन से क्षेत्र की क्या विशेषता है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बात करेंगे। मिट्टी कितने प्रकार की होती है पहले बता चुके हैं, तो इसी में आएगा कृषि में। जनगणना और नगरीकरण, जनगणना और नगरीकरण से तात्पर्य है, जनगणना किसे कहते हैं आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। यहाँ बात होगी भारत की कितनी जनसंख्या है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, ये भारत की कौन सी वाली जनगणना है, भारत की पहली जनगणना आयुक्त कौन थे, वर्तमान की जनगणना आयुक्त क्या कौन है, प्रथम जनगणना में कितने विषय लिए गए थे जिनके आधार पर जनगणना काउंट की गई थी, जनगणना की गई थी, इस बार कितने विषय रखें जिनके आधार पर जनगणना काउंट की गई है, इस बार जनगणना काउंट करने का क्या तरीका है, पहले क्या था, ये कौन से नंबर की जनगणना है, इन्हीं सभी चीज़ों पे बारीकी से बात करेंगे। भारत की पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, भारत का बाल लिंगानुपात क्या है, महिला लिंगानुपात क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, अदर राष्ट्र की कंपेरेटिव भारत की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, फर्टिलिटी रेट भारत की क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर हम बारीकी से बात करेंगे। कहाँ, यहाँ पर। नगरीकरण, नगरीकरण से तात्पर्य क्या है, आपको नगरीकरण से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, शहरी क्षेत्र, ठीक है ना। शहरी क्षेत्र, किसी राष्ट्र का जो नगरीकरण है ना, ये उस राष्ट्र के आर्थिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। अभी सभी लोग कमेंट पे कम ध्यान दें और सामने ज़्यादा दें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर कि मेरे कहने की, एक बार आपको इंटरेस्ट आने लग गया ना ज्योग्राफी में, और कोशिश करेंगे आपको इंटरेस्ट लाएं हम, क्योंकि हम तो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कहते हैं, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते ना दोस्त, तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। अपने आप पे भरोसा रखो, है ना, तो आप कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। नगरीकरण, मान लो किसी राज्य का नगरीकरण ज़्यादा है, यानी कि सीधी सी बात है उस राज्य में संसाधन अधिक हुए होंगे, इससे उस राज्य का आर्थिक विकास हो गया। अधिकांश लोग किसी शहरी क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे। कहीं के राज्य की ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगी, कहीं के राज्य में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी, कहीं के राज्य में ग्रामीण विकास हो पाया ज़्यादा, शहरी विकास कम हुआ, कहीं पर शहरी विकास ज़्यादा हो, ग्रामीण विकास कम हुआ। कौन से राज्य की शहरी जनसंख्या अधिक है, किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का जो लिविंग इन स्टैंडर्ड है ना, उसमें क्या अंतर है, क्या उनकी स्वास्थ्य सुविधा, इन चीज़ों पर बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहाँ बताई जाएगी आपको, ये नगरीकरण में। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो खनिज संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से तात्पर्य, सीधी सी बात, एक इससे पहले एक चीज समझो, कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति अगर वो खड़ा रहेगा ना, वो उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी ना, तो आदमी सही से खड़ा रहेगा, ऐसे जैसे कि मैं खड़ा हूँ, सेम टू सेम यही है। अगर किसी राष्ट्र में खनिज संसाधन अधिक हैं और उनका उत्खनन भी प्रॉपर हो पाया, तो राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यानी कि कह सकते हो कि आर्थिक रीढ़ की हड्डी है खनिज संसाधन। किसी राष्ट्र के आर्थिक रीढ़ की हड्डी, नींव क्या है, वो यही है, खनिज संसाधन। आपको पता है अभी भी अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश बहुत गरीब है, कारण क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। कहीं पर संसाधन है तो उनका उत्खनन नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे, क्या कारण है, अभी भारत विकसित क्यों नहीं हो पाया, विकासशील की श्रेणी में क्यों है। कुछ राष्ट्र जैसे अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश हैं जैसे चीन भी अब विकासशील से विकसित की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है, भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, भारत खनिज संसाधनों में किन किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है, भारत के कुछ संसाधन खनिज क्षेत्र में लगे हुए हैं,
उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन सी माइनिंग चल रही, किस किस खनिज को उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से खनिज भारत बाहर भेज रहा है, कौन से खनिज भारत बाहर से मंगवा रहा है, कौन से खनिज भारत आत्मनिर्भर है अभी, कौन से में किसी दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। ये किस राज्य में अधिक खनिज ये वाला पाया जाता है। जैसे कि आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, छत्तीसगढ़ कोयला और लोहा और बिजली, छत्तीसगढ़ राज्य ये दूसरे राज्यों को सप्लाई कर रहा है, सीधी सी बात, क्योंकि उसके पास अधिक है। ऐसे इन चीज़ों पे बारीकी से बात करेंगे। कौन से धात्विक खनिज भारत में पाए जाते हैं, कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, भारत में हीरा एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश, वैसे नाम आता गोलकुंडा का आंध्र प्रदेश इनमें, पर बाकी वास्तविक में एक ही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे कौन सा राज्य की स्पेसिफिकेशन है, इन पे बात करेंगे खनिज में, ठीक है। आपको एक एक चीज़ में बताऊंगा, कौन कौन सी माइनिंग यहाँ काम कर रही, ठीक, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी बड़ी खदानें हैं, ठीक है, इन पे बात होगी। इसके बाद बात करेंगे प्रजातियों और जनजाति। प्रजातियों और जनजाति मानव समूह को दर्शाती है, ठीक है ना, जो मानव समूह इनको ही दर्शाती हैं। जैसे कि मैं किसी जाति से, मान लो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से जातियाँ होती हैं, ऐसे ही प्रजातियाँ भी पाई जाती है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगी भील है, गोंड है, जारवा है, ओंग है, सेंटलीज है, ठीक है, टोड़ा है। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती है। तो कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस जनजाति की क्या विशेषता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। उत्तराखंड, जो अपना उत्तराखंड है ना, भारत का राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 2000 में, उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति पाई जाती है। एक थारू जनजाति पाई जाती है। वो जनजाति दिवाली को शोक दिवस के रूप में, यानी कि शोक दिवस से तात्पर्य है, आप समझ रहे हो, शोक दिवस मतलब दुख के रूप में, थारू जनजाति दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है इसके मैं बाद में कारण बताऊंगा आपको जब पढ़ेंगे तब। क्योंकि भारत के बाकी, आपको पता, बाकी भारत की हर जनसंख्या, हर जनता, अधिकांश जनता उस दिन पटाखे जलाती है, मिठाइयाँ खिलाते, एक दूसरे से गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पर ये थारू जनजाति उस दिन को शोक दिवस के रूप में क्यों मनाती है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। हर जनजाति की एक विशेषता है, ठीक है, बारिया है, सेरिया है, ठीक है, ऐसी बहुत जनजाति। कुछ जनजाति किसी एक धर्म विशेष को मानती है, जैसे कबीरपंथी जनजाति। इन चीज़ों पे बात करेंगे, कहाँ पर, जाति और जनजाति, और किस जनजाति की अभी भी आर्थिक, मतलब जिसका आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो पाया, आज भी पिछड़ी हुई है, वो कौन कौन सी जनजाति है, भारत सरकार इनके लिए क्या क्या काम कर रही है, आप लोग भी क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, इन पे बात करेंगे। आप लोग तो देश के भविष्य हैं यार, आप कुछ भी कर सकते हो और आप करोगे इनके लिए डेफिनेटली। आप सुनते होंगे ना कभी कभी, अगर आप बनोगे, ये डेफिनेटली बनोगे, मेरा भरोसा है, क्योंकि आप ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी, क्योंकि हर मंजिल का रास्ता आपके पैरों तले होकर गुजरेगा, ठीक है ना। तो ये आप डेफिनेटली करोगे जब आपकी पोस्ट होएगी किसी जनजाति या जाति एरिया। मान लो कि आपकी पोस्ट छत्तीसगढ़ में हुई, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप लोग अभी समझ लो इन जनजाति के बारे में, ये समझ लेना किसकी क्या विशेषता है, तो आपको वहाँ जाने के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इनके बाद बात करेंगे परिवहन प्रणाली। परिवहन प्रणाली किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की एक जड़ है, ठीक है, कैसे है समझो। इससे पहले एक मैं बेसिक एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ। मान लो कि कोई लड़का, अरे आप ही हो, ठीक है, समझ गए ना, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रशांत गुप्ता जी, ठीक है, सर बुरा ना माने, बस एक मैं लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रशांत गुप्ता जी ये किसी गांव में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। अचानक प्रशांत गुप्ता जी को फोन आया इनकी गर्लफ्रेंड का, ठीक है, कि सर मैं दिल्ली में हूँ और ये दिल्ली के पास 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर का अंतर है। इनके पास संसाधन नहीं है, यानी कि तात्पर्य है वो इनसे मिलना चाह रही है। अगर ये आज मिल लेते, प्रशांत गुप्ता जी इनकी गर्लफ्रेंड से आज मिल लेते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था झमाझम, ठीक है। अगर ये झमाझम से मिल लेते आज, ठीक है, झमाझम ने इनको टाइम दिया कि 1 घंटा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये अगर 1 घंटा में झमाझम से मिल लेते हैं तो झमाझम जो इनकी जो प्रपोजल था उनको एक्सेप्ट कर लेती। झमाझम की कंडीशन है कि मेरे पास 1 घंटा है, इसके बाद मैं अमेरिका जा रही हूँ, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। प्रशांत गुप्ता जी बड़े परेशान। प्रशांत गुप्ता जी जाने में सक्षम है, चल सकते हैं, जा सकते हैं, पर प्रशांत गुप्ता जी 1 घंटे में 10 किलोमीटर नहीं जा पा रहे, ठीक है, बात को समझना। अब ये मत कह देना कि दौड़ के चले जाए, ठीक है मतलब संसाधन की बात हो रही। इनके पास बाइक नहीं है, बस नहीं है अवेलेबल उस समय, ट्रेन नहीं है उस समय इनके पास अवेलेबल, उन समय मतलब इनके पास जाने के लिए संसाधन नहीं है, ये नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाए, ठीक है। और उसी समय जो अपनी झमाझम थी इनकी
अपनी नहीं, प्रशांत गुप्ता जी जूते मारेंगे। इनकी जमाजम थी, वो निकल गई दिल्ली के लिए, दिल्ली से निकल गई कहाँ, अमेरिका के लिए। अब प्रशांत गुप्ता जी को बड़ा दुख है, कारण आप भी समझ गए, अगर इनके पास उस समय संसाधन होते, बाइक होती तो ये जाके मिल लेते हैं, गाड़ी होती 4 व्हीलर तो जाके मिल लेते हैं, तो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इनका विकास हो जाता है, इनकी जो जर्नी है ना, नई जर्नी चालू हो जाती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, हो सकता है आगे चलकर ये परिवार भी बना लेते हैं। वही सेम टू सेम है परिवहन प्रणाली। आपके पास संसाधन है, ठीक है, समझना बात, आपने उत्खनन कर लिया, मशीनें उपकरण थी आपके पास, आपने उत्खनन कर लिया, अब आपको ट्रांसपोर्ट भी तो करना भाई। क्या वहीं खड़े वहीं निकाल के रखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बैंक में पैसे रखे रहते हैं, अगर नहीं देते क्या मतलब, उन पैसे को तो ब्लैक मनी के समान हो गया। अगर उन पैसे का जो फ्लो नहीं हो ना, सेम टू सेम यही वाली बात है कि संसाधन निकाल लिया आपने, अगर आप नहीं दे पा रहे तो क्या मतलब, पहुंचा नहीं पा रहे जिसको जरूरत है, या फिर जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली है उसको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली की बात करोगे ना आप, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली अगर मजबूत है ना, तो आपका आर्थिक विकास की ग्रोथ रेट जल्दी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोहा उत्खनन किया, फट से आपने जहां पर जरूरत थी वहां पहुंचा दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली मजबूत थी आपकी, आपका जो जलवाहन था वो अच्छा था, मतलब वहां तक पहुंचाने में आप सक्षम थे, आपके पास वायु प्रणाली मजबूत थी, आपकी आपकी रेल प्रणाली मजबूत थी, आपकी सड़क प्रणाली मजबूत थी, तो आपने संसाधन का क्या किया, जल्दी से दोहन कर लिया, तो आपका क्या आर्थिक विकास जल्दी हो सकता है। बात को समझ रहे हो, गोट इट। वो चीज़ें बात करेंगे, भारत में कौन कौन से हैं, क्या क्या भारत में आर्थिक प्रणाली क्या है, जिसके लिए आप आर्थिक जो विकास के लिए जो आपकी परिवहन प्रणाली कौन कौन सी काम कर रही, किसका कितना योगदान है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है ना। सौरमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी, एक शब्द में कहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में सौर मंडल से चाहे किसी टॉपिक से किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आए ना आए, पर ये 100% डेफिनेटली आर्मी में, सीएसएफ में, एसआईएफ में, आरपीएफ, इन सभी चीज़ों में क्वेश्चन आते आता, ठीक है। कौन सा वाला, ये क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सौर मंडल से कौन सा ग्राफ बड़ा है, कौन सा छोटा है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक, पृथ्वी कैसे बनी, चांद तारे कैसे बने, ये हम पृथ्वी घूम रही, हमने तो देखा ही नहीं वैसे और घूम रही, ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहे, मतलब सब एक दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े, वास्तविक चक्कर क्या है, इस पे बात करेंगे हम। तो इन चीज़ों को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। सौर मंडल इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा तारों का समूह है, अपनी जो आकाशगंगा सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है तो क्यों है, ब्लैक होल क्या होता है, आसमान में ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घट रही, ये नीला ही क्यों दिखाई देता है, इसकी लिमिट क्या है, कितना दूर है, अंतिम छोर कौन था, उन सब चीज़ों बारीकी से बात करेंगे, ठीक है। ये कहाँ होगा, सौर मंडल। जलवायु, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जलवायु। जलवायु से तात्पर्य है कि किसी राष्ट्र की जो जलवायु दशा होती है, जैसे कि एग्जांपल समझो, कहीं पर गर्मी ज्यादा पड़ रही, ठीक है, मान लो एग्जांपल राजस्थान है, कहीं पर शीत अधिक है, शीत, एग्जांपल मान लो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला बेल्ट है अपना, ऊपर वाला है जो हरियाणा, इससे ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ बेल्ट है। कहीं पर शुष्क है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा ठंडी है, साउथ के कुछ क्षेत्र हैं। इन चीज़ों पर, यानी कि जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, जैसी मानसूनी होती है एक, ठीक है, इस प्रकार की, कहीं उपोष्ण जलवायु, जलवायु कैसी है भारत की, जलवायु पे किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे आपको, ठीक। तो जलवायु का भी बहुत महत्व है, ठीक है। जलवायु को महत्व से तात्पर्य यह है कि किसी राष्ट्र का जो मौसम डिसाइड होता है ना, वो जलवायु से होता है। जलवायु का जो भारत में जो कुछ, जैसे कि हिमालय का जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद में जो अपना एक आगे चल के बात करेंगे, कर्क रेखा का जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भारत की अक्षांश देशांतर विस्तार का जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर बारीकी से बात करेंगे। जलवायु, प्राकृतिक आपदा, लाइव रुक गया, कुछ समस्या आ रही, टेक्निकल टीम लगी हुई है, 1 मिनट होल्ड। क्या हो गया सर?
जल्दी करो सर, ब्रेक हो जाएगी क्लास है। कंटिन्यू वहीं से होएगी टॉपिक की अलग अलग आएगा? वाह चलो, ये डबल राउटर का लगवा रखा ना अपन ने, डबल राउटर करवाओ ना इसे, बुलाओ उसे, आज फ़ोन लगे तो समस्या आएगी, अभी तो क्लास ही नहीं चालू हुई सही से। क्या हो गया, नहीं चल रहा? डिस्कशन ज़्यादा लंबा ले लिया क्या टॉपिक का, सिलेबस का ठीक चल रहा था? शॉर्ट करें? चालू हो गया सर? ठीक है, कुछ इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल टीम लगी हुई है, माफ़ी चाहते हैं आपको इतना वेट करवाया, कुछ 5 से 7 मिनट के लिए माफ़ी चाहते हैं कि सर्वे डाउन हो गए थे शायद, तो टेक्निकल टीम लगी हुई कंटिन्यू आपके लिए, सभी लोग लगे हुए प्रयासरत है ना, ऐसा नहीं कि आप ही लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी हमारी पूरी टीम भी आपके लिए लगी हुई है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, आप अब मेरी वॉइस क्लियर है? कमेंट करके बताइएगा फटाफट, वॉइस क्लियर है? आप जुड़ पाओ, फटाफट जुड़ो, जो बाहर चले गए वापस से आओ, अपना कुछ सिलेबस बचा अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा अभी, तो कुछ चीज़ें और बची जो आपको बताने वाली है। आपके लिए कुछ सरप्राइज हैं जो हम देंगे लास्ट में, मैं देने वाला हूँ। आप मेरे को सुन पा रहे हो? वॉइस क्लियर है? मैं विजिबल हूँ? ठीक, किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा, मैं किसी को नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, टेक्निकल टीम बताइए वॉइस क्लियर है? वीडियो प्रॉपर चल रहा है? क्लास प्रॉपर चल पा रही है? अभी भी कोई समस्या है? क्लियर है? देखें एक बार सब लोग कमेंट करें, वॉइस क्लियर है? अब चल रहा है? कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल टीम आपके साथ लगी हुई है कंटिन्यू। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरे को देख पा रहे हो?
फटाफट बताओ, कमेंट करो, क्योंकि अभी अपना कुछ और बचा है, सिलेबस है ना, सिलेबस थोड़ा सा बचा और थोड़ा मैं आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ आज। क्लियर है? देखें एक बार सब लोग कमेंट, विजिबिलिटी है, देख पा रहे हो? वापस से जुड़ जाओ। हम आपसे माफी चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, टेक्निकल टीम लगी हुई है, शायद सर्वर डाउन की समस्या आ गई थी। ठीक है, टेक्निकल टीम एक बार चेक करें, वॉइस क्लियर है, विजिबल सही से है, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब कहाँ पहुंच गए? तो प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य ऐसी आपदा जो कोई मानव नहीं लाता है, प्रकृति के द्वारा। जैसे कि आपको बताता हूं, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है, उसके बाद सुनामी है, बाढ़ है, ये सभी चीजें कैसे बनती, कैसे निर्मित होती है, किस किस क्षेत्र में इनका ज्यादा सक्रिय है। जैसे बाढ़ कहाँ पर आती है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप कैसे आता है, भूकंप आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बारीकी से बात करेंगे। और ये मेनली टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत भी आपदा ग्रसित क्षेत्र है सर। ठीक है, समझो बात को, मेरी बात को समझ रहे हो बारीक। भारत खुद एक आपदाग्रस्त राष्ट्र है। अभी जैसे हाल ही में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चक्रवात, भारत के पूर्वी तट पर हर बार चक्रवात को समस्या रहती है, चक्रवात लेके बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते ही रहता है, उससे भारत का पूर्वी क्षेत्र प्रभावित है। जैसे कि आप देखो, ऊपर से ले लो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्षेत्र अधिकांश जो हैं ये इससे ग्रसित है। ठीक है रुचि चौहान जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको, मतलब वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। तो इन सभी चीज़ों पे बात होएगी अपनी, कहाँ पर? इस टॉपिक में, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी सेम टू सेम वही चीजें रहेंगी, विश्व का सामान्य परिचय रहेगा। विश्व का सामान्य परिचय से तात्पर्य कौन सा राष्ट्र कौन से महाद्वीप में अवस्थित है, कौन से राष्ट्र की क्या विशेषता है, कौन सा राष्ट्र किस अक्षांश पर स्थित है, कौन से राष्ट्र के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही, कौन से राष्ट्र या कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जिनसे तीनों कर्क, मकर और व्रत विषुवत तीनों रेखाएं गुजर रही। इन सभी चीज़ों पर बात होगी, कौन सा मैदान कहाँ पर पाया जाता है, इन पर बात करेंगे अपन। कहाँ इसमें सामान्य परिचय जब बात होगी, महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप हैं संसार में, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। इन महाद्वीप की क्या विशेषता है, कौन कौन सी जनजाति प्रजातियां यहाँ पाई जाती है, कहाँ पर की जलवायु, किस महाद्वीप की जलवायु क्या है, किस महाद्वीप में कौन कितने देश हैं, कौन सा महाद्वीप बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन से महाद्वीप में कौन से महासागर अवस्थित हैं, इन सभी चीज़ों में बात करेंगे। कहाँ पर? जब महाद्वीप पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना महासागर। महासागर से तात्पर्य वो जो जल क्षेत्र जो फैला हुआ है ना, उसकी बात करेंगे। महासागर का निर्माण हुआ कैसे? पहली तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, महासागर बने कैसे, कौन कौन से महासागर है। जैसे कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब वर्तमान में प्रशांत महासागर की जो एरिया जो फैला हुआ है ना, वो घट रहा है, अटलांटिक महासागर का बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर। किस महासागर की क्या विशेषता है, कौन सा महासागर किन किन देशों में फैला हुआ है, ठीक है, कौन से महासागर में गर्म जलधाराएं चल रही, किस में ठंडा चल रही, किस किस क्षेत्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं चल रही, ठीक है, इनकी बात करेंगे। जैसे कौन सा महासागर का अंतिम जो पृथ्वी का गहरा बिंदु है वो कौन सा है, जैसे कि आप बात करेंगे, आप उसकी बात करते हैं कि चैलेंजर गर्त, ये प्रशांत महासागर में है, जैसे मैरियाना गर्त भी बोलते हैं। ये पृथ्वी का न्यून सबसे गहरा गर्त है, इनकी बात करेंगे। कौन से और किस क्षेत्र में कौन से महासागर में वो आते हैं, भूकंप आते हैं, अधिकांश सुनामी कहाँ आती है, अधिकांश चक्रवात कहाँ निर्मित होते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे आप। ठीक है, मतलब ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज्योग्राफी तो उंगलियों पे नाचेगी आपको, सभी चीज़ें मैं आपको मैपिंग के थ्रू करवाऊंगा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विश्व के प्रमुख पठार, पर्वत और नदियाँ। सेम टू सेम जो भारत के परिप्रेक्ष्य में सेम टू सेम विश्व के परिप्रेक्ष्य में होएगी। नदियाँ जैसे कि नील नदी हैं, ठीक है, सांगपो हैं, और उसके बाद मेकांग नदी है। इन सभी नदियों की कौन से राष्ट्र की कौन सी नदी प्रमुख है, कौन सी नदी की क्या विशेषता है, कौन सी नदी अधिकांश देशों में बहती है। जैसे नील नदी 12 से 13 राष्ट्रों से होकर निकलती है। ठीक है, अमेजन नदी, कौन सी नदी बड़ी है अपवाह क्षेत्र के रूप में, कौन सी नदी जल क्षेत्र के रूप में अधिक बड़ी है, कौन सी नदी पे कौन सा जलप्रपात बनता है। ठीक है, इन चीज़ों पे बात होगी। कौन सा पठार कहाँ है,
ठीक है, कौन सा मैदान विश्व के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, लंबार्डी का मैदान इटली में पाया जाता है, जो चावल उत्पादन के लिए मुख्य है। जैसे नील नदी का मैदान, ठीक है, अमेजन की द्रोणी, इन चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद में पर्वत, जैसे रॉकी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, एटलस पर्वत श्रेणी है, माउंट एवरेस्ट है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे जब यहाँ पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका विश्व के प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान भी आप याद रखना दोस्तों, ये वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। जहाँ किसी क्षेत्र की उपोष्ण जलवायु है, किसी क्षेत्र की शीत जलवायु है, कहीं की जो घास जो है वहाँ के वो अधिक विकसित है। जैसे कि आप अर्जेंटीना में देखोगे पंपास घास तो पाई जाती है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती, ठीक है। कहीं अदर जगह की अलग है, ठीक है। लानोज है, ठीक है, डाउन्स है, ये अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं और अलग अलग उनकी विशेषता है। तो कौन से राष्ट्र की क्या विशेषता है, कहाँ पर कौन सी पाई जाती है, इन चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका विश्व की प्रमुख कृषि। जैसे भारत में कौन कौन सी कृषि पाई जाती करते हैं, ऐसे सेम टू सेम विश्व में कौन सी कृषि का अधिक महत्व है, कौन सी कृषि किस राष्ट्र में अधिक उपजाऊ होती है, कौन सा राष्ट्र किस कृषि क्षेत्र में अग्रणी है, ठीक है। इन सभी चीज़ों बात होगी। कौन सी कृषि सबसे विश्व की सबसे बड़ी कृषि में, जैसे मंडियों की बात करेंगे, कौन सी मंडी कहाँ है, कौन सी मंडी किस लिए फेमस है, यहाँ पर बात होगी। इसके बाद में बात होगी विश्व के प्रमुख खनिज। विश्व के प्रमुख खनिज से तात्पर्य, जैसे मैंने बताया कि भारत में जो खनिज पाए जाते हैं विश्व में भी खनिज पाए जाते हैं। विश्व में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा खनिज किस राष्ट्र के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा राष्ट्र उस खनिज में अग्रणी है, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें यहाँ बात होगी। धात्विक खनिज क्या है, किस किस क्षेत्र में धात्विक खनिज पाया जाता है, किन चट्टानों में पाया जाता है, ये सभी यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। और कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं विश्व के। इनके बाद हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाए गए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ पाओ। जैसे भारत का बेंगलोर देख लो, वहाँ पर जो चिप है ना, आपने जो मोबाइल चलाते सबने देखी होगी सिलिकॉन की, वो है। जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, कंडेंसर हैं, ये सभी चीज़ भारत में अधिकांश जो चीज़ें हैं ना वो बेंगलोर में बनती हैं। इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। एक्चुअल में सिलिकॉन सिटी का अमेरिका में है, क्योंकि अमेरिका में जहाँ पर ये सिलिकॉन सिटी है ना, वहाँ पर इन्हीं चीज़ों का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनका निर्माण होता है। वही सेम टू सेम उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में बेंगलोर में भी यही चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण या बनाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, ठीक है, सेम टू सेम। इसलिए ये देखेंगे कौन सा राष्ट्र का कौन सा, जैसे कि लंदन किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस है, कैलिफोर्निया अमेरिका किस लिए फेमस है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ देखेंगे आप। ये हुआ आपका क्या सिलेबस। इन चीज़ों पे बात बारीकी से बेसिक से करेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जिसपे आपकी पकड़ना हो। हर चीज़ आपके जुबान पे रहेगी, मैं भरोसा दिलाता हूँ। बस आप भी एक भरोसा दिलाओ मेरे को कि आप हमारे साथ बने रहोगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। क्योंकि जुड़ते तो बहुत हैं, पर हर आदमी अपना सपना साकार नहीं करता, क्योंकि वो बीच में छोड़ के चला जाता है, ठीक है। आप कोशिश करें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी दोस्त जिनका रास्ता पैरों तले होके ना जाए, और आप मंजिल को पा जाओगे। मैं तो ये कहता हूं कि आपने जो अपना लक्ष्य बनाया ना, उसके सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचोगे आप। बस कंटिन्यूटी और टारगेट रखना अपना कि हाँ मेरे को करना ही है। अपना जज्बा जो आप लेकर आए ना कि राष्ट्र सेवा ही करना है, वो बनाए रखना। हम भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम भी जितनी ताकत से आप मेहनत कर रहे हैं उससे दुगनी ताकत से आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा भारत का परिचय करवा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। कुछ लोग तो कुछ क्या 90% लोग होंगे सब प्रतिभाशाली बालक हैं, जैसा कि हमें पता चला आपके बारे में कि सब अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। 1 मिनट, पेन का यूज़ कर लूँ। ये क्या है कि पुराने राज्य थे, ठीक है, यहाँ एक नया केंद्र शासित बन गया, ठीक। एक और कहाँ पर है, थोड़ा सा संशोधन है, ठीक। ये तेलंगाना है भाई, ठीक है। हम आपको भारत भ्रमण करवाएंगे, और वो भी कहाँ देगा, भारत भ्रमण भी ऐसे कैसा वाला, जैसे कि आप पहले मैं मैप को बड़ा कर लेता हूँ ना, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, फिर भारत भ्रमण करते हैं, आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगा। ये नीचे अपने श्रीलंका है, ठीक है, जो अभी हाल ही में यहाँ पर आर्थिक क्राइसिस आए हुए हैं, सरकार गिर गई, यहाँ दूसरी तख्ता पलट हुआ अभी सरकार का, वो वाला ही श्रीलंका है, ठीक है। ये जो है ये बेल्ट है अपना,
लद्दाख, जो अभी जो मोदी जी ने इनको टेरिटरी, वो जो संघ शासित प्रदेश बना दिया ना, अभी आपको पता ही होगा, ये अपना ऊपर वाला तेलंगाना। ठीक है, हम यहाँ पर आपको ये मैप दिखाने का एकमात्र कारण ये है क्योंकि अग्निवीर एग्जाम की, मैं इंडिविजुअली अग्निवीर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अग्निवीर एग्जाम में जो होता है ना, छोटे जो सिंपल सिंपल से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी क्या थी, तेलंगाना गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको फ्री में मिलेगी। सीधी सी बात है कि एक बार देख लिया ना, आपको तो कभी देखने की जरूरत नहीं, फ्री में मिलेगी। हाँ, पर एक चीज है, अगर पढ़ा नहीं सही से याद नहीं करे तो फ्री की चीज फ्री में जाती है, भी याद रखना। ठीक है, आपको ये भी बताएंगे कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य हैं, जैसे कि जो जल सीमा से जो जल क्षेत्र सीमा साझा करते हैं। जैसे कि आप काउंट कर लो, ये गुजरात, अगर कोई पूछे गुजरात की सीमा लगती है तो हाँ लगती है भाई, अरब सागर से लग रही। गुजरात की सीमा जल से लगती है, और गुजरात भी एक ऐसा राष्ट्र है भारत का जो जल और थल दोनों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है गुजरात। ठीक है, समझ रहे हो, पाकिस्तान के साथ थल सीमा और जल सीमा दोनों साझा कर रहा है। ऐसे अद्भुत फैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा आपको। गुजरात है आपको जो जल सीमा साझा कर रहा है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा अपना है छोटा सा गोवा चुटकू, चौथा है अपना कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा आपका है साहब तमिलनाडु, 7 का आपका आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, और 9 ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये ना आपसे कोई पूछे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जल से सीमा साझा करते हैं ना, जल सीमा से लगे हुए, तो आप आंखें बंद करके बता देना कि अच्छा सर ने काउंट किया था उस दिन 9 राज्य हैं, ये चीज है। ठीक है, ये सीधे सीधा लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू, पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो लड्डू की तरह ही जाते हैं फिर, है ना, लड्डू। तो ये लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के इतने ऐसे कितने राष्ट्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करते हैं, वो भी देख लो, आपको एक छोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो, पहला गुजरात। ठीक है, यहाँ पेन बदल लेता है, आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, पहला गुजरात, ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। दूसरा राजस्थान, पाकिस्तान के साथ लगा है। तीसरा पंजाब, पाकिस्तान के साथ लगा है। चौथा जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान के साथ लगा है। ठीक है, ये, और इसके बाद में आता है लद्दाख, ये 5वां, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ लगा है। 6 उत्तराखंड लगा है। 7 नेपाल के साथ भी लगा, और इसके साथ तिब्बतन चाइना के साथ भी लगा है। ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद आप बात करोगे, ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 8 बिहार कर रहा है। 9, ठीक है, उसके बाद ये सिक्किम कर रहा है। 10 सिक्किम, देखो आपको लग ही रहा होगा, सिक्किम जो है ना भूटान से साझा कर रहा है, इधर नेपाल से कर रहा है और उधर चाइना से कर रहा है। भूटान, सिक्किम भारत का ऐसा राज्य जो 3 राष्ट्र की सीमा साझा करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, नेपाल है, यहाँ पर आपका चाइना है, और यहाँ भूटान है। इसके बाद में ये जो वेस्ट बंगाल आ रहा है ऊपर, देखो गर्दन नेक, चिकन नेक की तरह निकल रही है गर्दन, यानी भूटान से भी लग रहा है और इधर इससे भी लग रहा है नेपाल से। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में अपना भूटान से असम की सीमा लग रही, 12 नागालैंड की म्यांमार से इधर म्यांमार है, 13 मिजोरम की सीमा लग रही, 14, ठीक है, ये इधर त्रिपुरा की लग रही, 15 मेघालय की लग रही, 16 वेस्ट बंगाल की लग रही, 17, ठीक है, वेस्ट बंगाल की लग रही, ठीक है ना, 17, एक और कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको और बेसिक से बता दूंगा ना, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया। ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा जाता है पाकिस्तान से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। उसमें 3 ऑप्शन देते हैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए। पहला ऑप्शन तो डालता है गुजरात, दूसरा डालता है राजस्थान, तीसरा डालता है पंजाब, चौथा वो थोड़ा सा अंदर का डाल देता है, वो डाल देता है दिल्ली, या फिर थोड़ा और ऊपर का इधर साइड का डाल देता है नीचे मध्य प्रदेश से। ऐसे बारीक क्वेश्चन आते, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू वही वाली चीज़ें हैं यहाँ पर आएगी जो आपको मैं बताऊंगा आपको। और मैं आपको ये भी बताऊंगा भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं। भू आवेष्टित राज्य उन राज्यों को बोलते हैं दोस्तों, ना तो किसी जल सीमा से लगे हुए हो, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए। ऐसे भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश है, देखो ये मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड है, ये देखो झारखंड यहाँ होगा, ये भी किसी से लग रहा है कि नहीं लग रहा ना, झारखंड। मध्य प्रदेश बीच में आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लग रही, जल सीमा भी लग रही, झारखंड भी सेम टू सेम। एक हरियाणा देखो तीसरा, ये भी कहीं से नहीं लग रहा ना, ये बीच में है। चौथा अपना जो है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ भी देखो किसी से सीमा साझा नहीं कर रहा, अंतर्राष्ट्रीय भारत के राज्यों से करते हैं पर अंतर्राष्ट्रीय से नहीं करते हैं, ठीक है। और पांचवा यहाँ पर अपना तेलंगाना, ये भी किसी से नहीं करता है। यही चीजें पूछते हैं आपको, ठीक है। इतनी छोटी सी चीजें हैं जिनके लिए आप घबरा रहे थे। अब मैं कह रहा ना उंगली पे नाचेगी, देखना दोस्त, और नचवा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कुछ राष्ट्र हैं, तमिलनाडु है जो श्रीलंका से सीमा लगी हुई, ऐसे 17-18 राज्य हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? ये चीजें हम यहाँ बारीकी से बात करेंगे, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, मैं हर चीज आपको मैप के थ्रू करवाऊंगा, जिससे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने नाम लिया मध्य प्रदेश, आपको फर्स्ट से दिमाग क्लिक कर जाता है, अच्छा इंडियन मैप में यहाँ है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है दोस्त, सभी से, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या कि आप जब भी पढ़ें अपनी टेबल के सामने दीवार पे एक इंडिया का मैप जरूर लगाएं जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें। क्या है कि उससे आपका माइंड सेट हो जाता है, ठीक है ना। माइंड सेट क्या है कि आपको अगर लोकेशन वाइज चीजें पता है ना, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर आप कंफ्यूजन भी रहोगे ना, अगर कहीं जैसे किसी आरोग्य भर्ती अभी आगे जल्दी में है किसी, में बताता हूँ आपको इसके बाद में, उन लोगों का समय कम है ना, तो एक बार वो मैप को अगर उनको याद है देख लेगा ना, चीजें कर जाएगा वो, ठीक है। मैं ये कह रहा था आपसे कि चीजें अगर आपको बारीकी से पता ना तो आप कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग में एक छवि बनी हुई है किसी भी चीज को। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। मैंने बोला बंदर के पूंछ होती है, आपके दिमाग में छवि बनी हुई है कि हाँ बंदर के पूंछ होती है, आपको तत्काल पूंछ दिख रही होगी। आपको कहीं किसी किसी को तो इतना तक दिख रहा होगा पेड़ पे बैठा पूंछ लटक रही दिख रही होगी किसी किसी को, तो मेरे को दिख गई, ऐसा भी दिख रहा, किसी को दिख रहा बंदर इधर से उधर कूद रहा उछल रहा है, भी दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा, बता नहीं रहे पर दिख रहा होगा। ये चीजें तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ज्योग्राफिकल के रूप से ये ज्यादा सरल हो जाएंगी आप लोगों के लिए कि आप उन पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक। किन पे? जो मैप रहे, मैप के एक चीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना? इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले शुरू में बोला था कि आप भारत का जो परिचय करवाऊंगा उसमें इसकी अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतरी स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण का इसका कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम क्या है, कौन सा भारत का पूर्वी पॉइंट है, कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा उत्तरतम बिंदु है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ये भारत का परिचय जो बताऊंगा ना, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, पेन चुन लो, मैं 1 मिनट का समय दे दो बस, ठीक। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या होता है? ये होता है, आपको पता ही है, ये उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, सॉरी, ठीक है। ये वाला, 1 मिनट, मैं ज़्यादा बड़ा हो गया ना, देख नहीं रहा, देख, 1 मिनट, ठीक है, चलो समझो। ये बात कर रहा हूँ, ये वाली उत्तर से दक्षिण वाली, ये जो है ना, इसकी लंबाई कितनी है? ये वाला जो है ना, ये उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ना, वो है दोस्त 3214 किलोमीटर। लड्डू क्वेश्चन और आया, बहुत बार पूछा आपको, मैं क्वेश्चन हल करवाऊंगा ना प्रीवियस ईयर के, तब पता चलेगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है, बस ये क्वेश्चन था, छोटी सी बात थी भाई, आदि हो गया, सर ने बता ही दिया 3214, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे हम, है ना। ये पूर्व से पश्चिम, ये कितनी है? तो ये पूर्व से पश्चिम जो है ना, ये पूर्व से पश्चिम भी पूछ चुका है बहुत बार, तो आपको एकदम से दिमाग में क्लिक करना है कि सर ने उत्तर से दक्षिणतम, क्योंकि भारत का ये वाला अक्षांश विस्तार जो है ना, ये ज्यादा है, देशांतरी विस्तार कम है। मैप से समझ में आ रहा होगा ये एरिया ज्यादा बड़ा है छोटा है, ये पूछते ही है। तो आपको कंफ्यूजन हो, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, डाटा तो याद रह जाता है। जैसे कि पूर्व से पश्चिम है ना, ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 29 से 3300 किलोमीटर, ठीक है। पर ये क्या है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि यार 2900 ये वाली थी या फिर ये वाली है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे, मैं आपको बारीकी से बताऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। तो आपको कोशिश करते हैं कि हर चीज़ बेसिक लेवल से ले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, चलो भाई तुम्हारे लिए कुछ अच्छी न्यूज आएगी, देखो क्या क्या आया, मैं भी तो देखूं टीम क्या क्या काम कर रही है आप लोगों के लिए। हमें तो पता ही नहीं कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी, अरे तेरी की। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको क्या क्या मिलेगा, स्टडी चैंपियन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर आपको क्लास नोट से मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। देखो कितनी सुविधा होगी, कुछ करना ही नहीं भाई, लिख के भी दे रहे हैं लोग, ऐसा हमें नहीं मिला पहले कोई, ठीक है। ये आपको टाइपिंग में मिलेगा, आपको प्रॉपर किताब नोटबुक के रूप में, अदर स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, कुछ अच्छी यूनिक चीज़ें, करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ सब यहाँ पर मिलेगी इस टाइप के, ठीक है। पूरी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पर? तो आज आप अभी ज्वाइन करें, है ना, इसमें आप बिल्कुल वो नहीं करें कि बाद में करूंगा ये करूंगा, तो आप अभी ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करके इनको ज्वाइन करें, ठीक है।
इसके बाद में भारत का नामकरण ये वो तो अपना कल रखते हैं, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया और माफ़ी चाहते हैं हम आपको, क्योंकि वो टेक्निकल इशू आने की वजह से 10-15 मिनट लेट हो गए हम। तो टेक्निकल इशू भी अब खत्म हो गया। कल से कोशिश करेंगे, टेक्निकल टीम आपके साथ कंटिन्यू बनी हुई है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, कल से भारत का नामकरण से भारत का वो जो सामान्य परिचय यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। ये क्या है, अच्छा भाई, आपकी अच्छी न्यूज एक और है, ब्लड रिलेशन। ये तो रीजनिंग का टॉपिक होगा, तो डायरेक्टर सर पढ़ाएंगे ना। अच्छा, महेंद्र सर की क्लास है 5 बजे से लाइव आपकी, तो इसे लेना ना भूले। महेंद्र सर आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। जैसे कि आप लोग डरते हैं ना कि रीजनिंग में यार समझ नहीं पा रहे, माता पिता बहन भाई ये किसके क्या लगता है, फूफा जी चाची चाचा, ये सब चीज़ें महेंद्र सर ऐसे करा देंगे, आपको किताब पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ इनसे, कभी कभी फ्री रहता हूँ, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में अच्छा देखो भाई, आप जानते हो इस प्लेटफॉर्म का क्या मोटिव है। इस प्लेटफॉर्म का मोटिव था है और आपके लिए है, क्योंकि आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो, हम भी आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं रहेगी, विशेष अग्निवीर के लिए, ठीक है। आर्मी, एफकेट, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी, यूट्यूब, ये आप इस यूट्यूब चैनल पर हर चीज़ आपको मिलेगी। आप प्ले स्टोर में जाइए, आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ, आप ये जो ऐप डाउनलोड करोगे ना इसका, स्टडी चैंपियन का, आपको यहाँ कंटिन्यू, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने बोला था ना कि सरप्राइज रहेगा। आपको भले आज से जो टॉपिक हो गए ना, उनके जो टॉपिक आपको होते जा रहे हैं ना, उनके टेस्ट डेली मिलेंगे, डेली आपको टेस्ट मिलेंगे। ये भी आपके लिए निःशुल्क है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासें यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। और एक अच्छी सी बात बताऊं, मैं खुद आपका टेस्ट का डिस्कशन लूंगा आपके लिए, और इतनी सारी चीजें आपके लिए निकाल के रख दूंगा ना, मन करता है कि हर चीज आपकी उंगलियों पर नाचे। आपका टेस्ट डिस्कशन मैं खुद लूंगा, ठीक है ना, खुद। तो आपको बहुत मजा आएगा यहाँ लेने का। आप ये डाउनलोड करें सबसे पहले, स्टडी चैंपियन एकेडमी की जो है ना, इसको प्लेटफॉर्म पे जाओ आप, और सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर ये वाली लिंक डाउनलोड करो। इससे आपको चीज़ें क्या है कि ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। अब टेस्ट यहाँ नहीं करवा सकते ना, समय का अभाव है। और मैं आपको बोल रहा था कि जैसे कि हमारे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज से तात्पर्य है, देखो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत आप करोगे ना, हम लोग जैसे कि मैं भी उसमें शामिल हूँ टीम में, इन लोगों ने एक बोला, अभी एक रूपरेखा बनी, रात में आपको बताऊँ आपके लिए जाग के मेहनत कर रहे हैं। रात में पूरी टीम, इनमें 12 से 15 लोग 3 बजे तक जाग रहे थे, आपके लिए काम कर रहे थे। इन सभी लोगों ने एक निष्कर्षण निकाला कि आप जो लोग, हम लोग अपने जो रेस्ट को उसको त्यागे। और अभी जैसे कि कुछ हमें विदित हुआ, पता चला, जैसे कि मऊ आरओ, मध्य प्रदेश में मऊ आरओ पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक आरओ है भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक आरओ है, मध्य प्रदेश का मऊ आरओ, जिसकी अभी एग्जाम है 1 महीने बाद, ठीक है। 1 महीने बाद एग्जाम इनका फिजिकल हो गया। बीकानेर आरओ राजस्थान में, शायद उसका भी विदित हुआ कि अभी उसकी भी एग्जाम है। यूपी में कुछ आरओ हैं जिनकी एग्जाम है, फिजिकल हो चुका है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में जो अग्निवीर जो चल रही है ना, अग्निपथ, इन सभी लोगों का फिजिकल हो चुका है। तो उन लोगों की एग्जाम 1 से 1.5 महीने के अंदर है। कितने? 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को जैसे कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दें, आप भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट करें। जिन लोगों का निकल गया ना, वो लोग तो बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ें। आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए कंटिन्यू रिकॉर्डेड में भी दे रहे हैं। आपको जब समय मिले देखो आप, मतलब अधिकतर समय अपने स्टडी में बिताओ, क्योंकि दोस्त अगर आपने ठान ली ना सपना बड़ा है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू हम लोग दे रहे हैं और आप इस पे बने रहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 7 क्लास डेली मिले आपको, जिससे क्या करेंगे, आप सिलेबस को जल्दी कम समय में आप पढ़ लोगे अच्छे से। और आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर चीज़ जल्दी जल्दी प्रोवाइड करें। इसलिए आज पूरी टीम आपके साथ लाइव आई और कल से कंटिन्यू लाइव रहेंगी। जैसे शाम को अपने महेंद्र सर भी आएंगे आपके साथ में रीजनिंग को लेके, आपके साथ शाम को 2 एक टीचर और रहेंगे। यानी 7 से 8 क्लासें देने का हमारा एकमात्र मोटिव ये है दोस्तों, कि आपकी एग्जाम सर पे है और हमने आपको प्रॉमिस किया है, आपको वादा किया कि हम आपका अपने जो आपने लक्ष्य किया उसके सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हम लोग भी आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। और आप लोग भी जुड़ेंगे ना तो आपके सपनों को साकार हम करेंगे। तो आप इस पे बने रहे स्टडी चैंपियन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, जो भी आपका मन करे वो करें, बस आप पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत का परिचय के साथ।
एनर्जी के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, लगे रहो।